ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इसने सुल्तान पद धारण करने के बाद साम्राज्य में बार बार होने वाले विद्रोहों को समझने का प्रयास किया और विद्रोह को कारणों को जानने का प्रयास किया, और उसके बाद इसने 4 अधिनियम पारित करवाए। उस अधिनियम में पहले क्या था कि वक्फ के रूप में, यानी कि धार्मिक जो दान दिए जाते थे, इनाम के रूप में, ठीक है, जो जमीनें जागीरें दी जाती थी उसको इसने खालसा भूमि में परिवर्तित करा दिया। खालसा भूमि वो होती थी जिस पर राज्य का नियंत्रण होता था और राज्य के द्वारा ही उस पर कृषि कार्य करवाए जाते थे, ठीक है, उसमें परिवर्तन कराया। दूसरा, गुप्तचर प्रणाली जो था उसको संगठित किया इसने, ठीक है। और तीसरा इसने क्या किया कि दिल्ली में मद्य निषेध लागू किया, यानी मदिरा के पान पर प्रतिबंध लगाया। और नेक्स्ट क्या किया कि अमीरों के मिलने जुलने और उत्सवों में भाग लेने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, वो संघर्ष पर जो बार बार विद्रोह होते थे उस पर नियंत्रण प्राप्त किया, ठीक है। दूसरा इसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन के विषय में इसने बाजार नियंत्रण, पूरे सल्तनत काल में अगर कोई भी एक सुल्तान था तो वह अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इसके बाद किसी ने भी बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू नहीं किया, ठीक है। बाजार नियंत्रण पर क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा होगा, क्यों इसने लागू किया? इसका प्रमुख कारण ये था, बर्नी कहता था, बर्नी जो कि इसके समय का इतिहासकार था, वो क्या कहता था कि उस समय एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी साम्राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है। उस विशाल सेना को कम दाम पर, कम मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। एक बर्नी का कथन था, ठीक है। और दूसरा अमीर खुसरो का कथन था, जो कि इतिहासकार है। अमीर खुसरो को कहा जाता है कि इसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। उसका मानना था कि आम प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। अब इस व्यवस्था के मूल सिद्धांत समझ लीजिए क्या था, कैसे कैसे इस व्यवस्था को इसने अपने साम्राज्य में लागू किया। तो बहरहाल मान लीजिए बर्नी का स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा अमीर खुसरो का स्टेटमेंट, ठीक, जो भी रहा हो। अमीर खुसरो का मानना क्या था कि प्रजा को राहत पहुंचाना, ठीक है, प्रजा को राहत, ठीक। और इसका स्टेटमेंट था कि सेना को कम मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना। ये कभी पूछ सकता है कि बर्नी के अनुसार क्या हुआ, या अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण क्यों लागू किए गए। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बाजार नियंत्रण कैसे इसने लागू किया। बाजार, उसमें 4 प्रकार के बाजार होते थे, 4 प्रकार के बाजार को बनाया गया था। एक बाजार का नाम था मंडी या गल्ला ये मंडी। पहला बाजार क्या था, मंडी या गल्ला ये मंडी, गल्ला ये मंडी। दूसरे बाजार का नाम था शराय ए अदल, शराय ए अदल। देखिए गल्ला ये मंडी से ही आपका ये आशय स्पष्ट हो जाता है कि जहां पर अनाज बेचे जाते थे वह बाजार गल्ला ये मंडी कहलाता था, ठीक है। और दूसरा क्या था, सराय ए अदल में क्या था, यहाँ पर चीनी, मेवा, ठीक है, घी और कपड़े, इसका व्यापार किया जाता था। कहाँ पे, सराय ए अदल। तीसरा जो बाजार था वह दासों, घोड़ों और प्लस पशुओं का जो व्यापार होता था वह कहाँ होता था, तीसरे नंबर के बाजार में। और चौथे नंबर का जो बाजार था अन्य छोटी वस्तुओं का, अन्य छोटी वस्तुओं का बाजार, ठीक है। ये 4 प्रकार के इसके बाजार थे।
अमीर खुसरो के अनुसार प्रजा को राहत पहुंचाना, बरनी के अनुसार सेना को कम मूल्य पर सामान उपलब्ध कराना, ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य था। ठीक है, और किस प्रकार के बाजार थे? मंडी या गल्ला मंडी, सराय ये अदल, और इसमें चीनी, मेवा, घी और कपड़े का व्यापार किया जाता था, और दासों, घोड़ों और पशुओं के लिए एक व्यापार था, बाजार था, और अन्य छोटी वस्तुओं के लिए बाजार था। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया, गल्ला ये मंडी में 7 अधिनियम पारित किए। ठीक है, यहाँ आपको गल्ला ये मंडी पर, हेलो हेलो, अभिलाषा जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी सर आ रही है। आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? नहीं हम नहीं सर, वो हम पाली मैम का स्पीकर ऑन हो गया लग रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। इसने क्या किया, 7 अधिनियम। पहले में क्या था, 7 अधिनियम। इस 7 अधिनियम को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि पहला अधिनियम क्या था, गल्ला ये मंडी का पहला अधिनियम क्या था। तो पहला अधिनियम आप जान लीजिएगा, और एक दूसरा अधिनियम भी जान लीजिएगा। पहले अधिनियम में क्या किया, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, ठीक है, यानी कि गेहूं किस भाव से, चावल किस भाव से, गुड़ किस भाव से, चना किस भाव से बेचा जाए, इसका मूल्य निर्धारण गल्ला ये मंडी के पहले अधिनियम से हो गया। और दूसरा जो है अधिकारी, इस बाजार का अधिकारी, ठीक है, सहना ये मंडी कहलाता था। सहना ये मंडी की नियुक्ति, मंडी की, और शेष अधिनियम आप मत जानिए, कोई जरूरत नहीं उसकी। सहना ये मंडी कौन था, मलिक कबूल उलू खानी, उलू, ठीक है। अभी क्लियर हुआ। सहना ये मंडी या गल्ला मंडी के 7 अधिनियम थे। 7 अधिनियम में पहला अधिनियम वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, दूसरा अधिनियम सहना ये मंडी की नियुक्ति, यानी कि जो बाजार पर नियंत्रण करता था, बाजार को क्रियान्वित करता था, ठीक है, जो निर्देशित करता था, वो उसकी नियुक्ति किया। और पहला सहना मंडी कौन था, मलिक कबूल उबुल खान, ठीक है। अब शेष कोई जरूरत नहीं जानने की। नेक्स्ट आप देखिएगा, जो बाजार था सराय अदल, ठीक है, सराय अदल का जो इसमें 5 अधिनियम थे, दूसरे बाजार के 5 अधिनियम थे। सराय अदल, ठीक, जहां आपको कपड़ों का, घी का, मेवे का, चीनी का व्यापार किया जाता था। यहाँ कितने अधिनियम थे, 5 अधिनियम, ठीक है। 5 अधिनियम में क्या था, पहला अधिनियम सिर्फ जानते रहिएगा कि बदायूं द्वार के बाहर, बदायूं द्वार के भीतर, बाहर नहीं भीतर, ठीक है, ठीक है, इस बाजार की स्थापना, बाजार की, इसका सिर्फ एक अधिनियम आप जानिए, ठीक है। और शेष दासों घोड़ों व्यापारों का आधार, उस पर कोई अधिनियम नहीं था, और नेक्स्ट वाले पे भी कोई अधिनियम था। बस पहला और दूसरा 7 अधिनियम और 5 अधिनियम, 7 में से 2 गल्ला मंडी का जानते रहिएगा, और यहाँ क्या है, बदायूं द्वार के भीतर बाजार की स्थापना, ठीक है। अब हम आते हैं, बाजार प्रणाली क्या रही इसकी। जब तक ये अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा, तब तक बाजार व्यवस्था इसकी निरंतर, इस पर इसका अधिकार बना रहा, और यह सफल भी रही। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद बाजार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के कुछ और महत्वपूर्ण कार्य आप देख लीजिए क्या क्या है। पहली बार तो इसका साम्राज्य विस्तार देख लीजिए, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में क्या किया, यह पहला शासक था। पहली बात, इसने 1298 98-99 में पहली विजय किसकी किया, गुजरात की, ठीक। 1301 में
इसने रणथंभौर को विजित किया, ठीक। और 1303 में इसने चित्तौड़ विजित किया, चित्तौड़। और 1305 में इसने मालवा विजिट किया, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, गुरचिमा, गुरुचिमा, ठीक है। इसका क्रम पूछा जाता है, इसका क्रम ही पूछा जाता है कि किस क्रम में इसने विजय प्राप्त की। तो आप गुरुचिमा के नाम से जानिएगा। गु से गुजरात, रू से रणथंभौर, ची से चित्तौड़ और मा से मालवा, ठीक है। और अंतराल देखिएगा कि 1298, 1301, 1303 और 1305। ये तो उत्तर भारत की विजय रही। दक्षिण भारत पर इसने जो विजय किया, दक्षिण भारत पर जो विजय किया, एक 1300, आप हेडिंग डालिएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो विजय किया 1307-8 में इसने क्या किया, देवगिरी पर, ठीक, देवगिरी के यादव। फिर 1309-10 वारंगल, तेलंगाना, राजधानी क्या थी, वारंगल, ठीक। फिर 1310 में होयसल, राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र, ठीक। फिर 1311 में पुनः इसने, चूंकि यह देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद इस पे करद राज बनाता है, मतलब कर देने वाला राज जिसको घोषित करता है, बाद में यह इसको छोड़ देता है। तो इसका पुत्र, पहले यहाँ का शासक रहता है रामचंद्र के बाद सिंहड़देव रहते हैं। सिंहड़देव इसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए इसे मना कर देता है। तो ये क्या करता है, 1311 में पुनः देवगिरी पर आक्रमण करता है। और फिर उसी के बाद 1311 में पांड्य राज्य, दक्षिण का पांड्य राज्य, इस पर विजय प्राप्त करता है। तो अब हम 1298 गुजरात, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, फिर 1305 मालवा, 1307-8 में आपका देवगिरी, 1309-10 में तेलंगाना, 1310 में होयसल, द्वार समुद्र, फिर 1311 में पुनः देवगिरी और 1311 में भी पांड्य राज्य, ठीक है। इतने आक्रमण का क्रम आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछे जाने की संभावना काफ़ी रहती है, ठीक है। अब इसके शासकों के विषय में हम चर्चा करेंगे और प्लस इसके और कुछ बातें हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। और शासकों के विषय में चूँकि थोड़ा सा डिटेल्स बताना है तो लंबा क्लास हो जाएगा, आज इस क्लास को यहीं सस्पेंड करते हैं। और कल कोशिश रहेगी कि पूरा खिलजी साम्राज्य, ठीक है। और उसके बाद जहाँ तक हो सकता है कि अगर हो जाएगा तो तुगलक वंश की शुरुआत भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा खिलजी को अधिक पढ़ना है, ठीक है। गुरचिमा को याद रखिएगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण रहता है किस तरीके से। अब इसके शासकों के विषय में आपको बताएंगे उस समय शासक कौन था। गुजरात का शासक बघेल, कर्ण बघेल उसका नाम था। उस पर जब आक्रमण करता है तो उसकी रानी कमला देवी और उसकी पुत्री देवल देवी रहती है, ठीक है। बघेल, कर्ण बघेल भाग कर रामचंद्र, देवगिरी के रामचंद्र के पास चला जाता है, ठीक है। तब वो कमला देवी और उसकी पुत्री दोनों को बंधक बनाता है और बाद में यह इससे जाकर शादी कर लेता है, ठीक है। दूसरा रणथंभौर की विजय 1301, इसकी महत्वपूर्ण विजय एक तीसरी थी 1303 की चित्तौड़गढ़ की विजय। चित्तौड़ पे उस समय जब विजय प्राप्त करता है तो चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम खिरजाबाद रखता है। चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम खिरजाबाद रखता है, ठीक है, अपने पुत्र खिरज खां के उसमें, ठीक है। ये महत्वपूर्ण विजय इसकी रहती है। उसके बाद मालवा की विजय और अंत में पांड्य राज की जो विजय रहती है दक्षिण भारत की, उस विजय को या धन प्राप्त करने की लालसा से ही उस विजय को मतलब उस पर आक्रमण किया था। लेकिन पांड्य राज को ये विजित नहीं कर पाया था। आक्रमण तो किया था
लेकिन विजित नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ पर दो भाइयों के बीच में गृह युद्ध चल रहा था, एक सुंदर पांडे और दूसरे वीर पांडे के बीच में। ठीक है, वहाँ से खूब धन लूट के लाया है, और उस दक्षिण का अभियान इसके एक गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया गया एक व्यक्ति है जिसका नाम मलिक काफूर है। ठीक है, मलिक काफूर बहुत इसका उल्लेख किया जाता है, उसको प्राप्त करता है। ठीक, कहाँ पे? गुजरात विजय के दौरान। कहाँ से? कैम्बे से उसे प्राप्त करता है, उसे 1000 दिनार में खरीद कर लाता है, जिसके कारण उसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मलिक काफूर, और उसी ने उसके दक्षिण विजय अभियान को मूर्त रूप दिया था। ठीक है, पांड्य में वो क्या किया था कि वह उसको पराजित किया, धन प्राप्त किया, लेकिन वह कभी उस पर अधिकार स्थापित नहीं कर पाया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। शेष बातें अब मैं कल करूँगा। आज का लेक्चर यही मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि और शुभ